हेलो आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को नमस्कार। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आपकी मेहनत की फल आपको मिले और एक अच्छी सफलता हासिल करें। मैं धनजीलाल और मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मैंने पॉलिटी के 2011 से लेके 2022 तक के यूपीएससी प्रीवियस प्रीलिम्स के क्वेश्चन करवा दिए हैं और मैंने पॉलिटी का 5 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब ये लास्ट पार्ट है पॉलिटी का 6। और इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन ए एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी निर्वाचित सरकार, ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। पूरी शक्ति एक आदमी के पास में या फिर एक विभाग के पास में नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि शक्तियों के पृथक्करण को यदि शासन का आधार बनाया जाता है तो राज्य की विधायी, कार्यपालिका व न्याय शक्तियों का उपयोग पृथक पृथक संस्थाओं द्वारा स्वायत्त स्वतंत्रता रूप से किया जाता है और इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जिससे शासन व्यवस्था के किसी एक अंग द्वारा स्वतंत्रता पर आघात किए जाने की स्थिति में अन्य अंग नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आगे आते हैं। इस प्रकार शक्तियों के पृथक्करण के माध्यम से उनके केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाता है। इसे इस स्वतंत्रता की सर्वोत्तम रक्षा की जा सकती है। मतलब इसने उदाहरण देके समझाया है कि शक्तियों का पृथक्करण एक उदार लोकतंत्र की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन 1, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ऑप्शन 2, भारत में संसद की किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पृथक आधार पर संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता जांचने अर्थात उसमें निहित विधि के सार्वभौम का प्रश्न उठाया जा सकता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 145 की से शक्ति मिली है कि अगर संसद कोई ऐसा नियम कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को या हाई कोर्ट उस विधि को असंवैधानिक ठहरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, एन गोपाल स्वामी आयकर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, संवैधानिक
संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ऑप्शन 1, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। ऑप्शन बी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो। ऑप्शन सी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। मतलब इसका मतलब ये है कि वह सरकार जो संविधान के तौर तरीके से बनाई जाती है तथा उसकी सीमा के अंदर रह के वो कार्य करती है तथा उसकी संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कानून के तरीके से और विधि के तरीके से करती है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ऑप्शन 2, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विवेचन की व्यवस्था करता है। उपरोक्त तथ्यों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान से मूल ढांचे की संघवाद और पंथ निरपेक्षता मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित नहीं करता है तथा न्यायिक पुनर्विवेचन की शक्ति भी भारत के संविधान से प्राप्त नहीं होती। ये शक्ति केशवानंद भारती 1973 के मामले से प्राप्त होती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन और तथा उसकी मूल ढांचे की विधि के विरुद्ध वो कोई विधि नहीं बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। ऑप्शन बी, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन सी, निजी संपत्ति की समाप्ति। ऑप्शन डी, आर्थिक नीतिवाद। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। हम व्याख्या करेंगे, गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का अंतिम उद्देश्य एक राजविहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना है। हालांकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों के साधन अलग अलग है। महात्मा गांधी अहिंसक साधनों के माध्यम से इसे अंत को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन मार्क्स हिंसक साधनों के माध्यम से इसे हासिल करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, आधार मेटाडेटा को 3 महीनों से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन 2, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। ऑप्शन 3, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन 4, आधार भारत की संचित निधि से इतला प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन 2 और 4 दोनों सही है। मतलब इसमें जो कथन 1 और 3 वो गलत है, क्योंकि आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित रखा जा सकता है और आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ऑप्शन ए, विधानमंडल द्वारा सरकार। ऑप्शन बी, लोकप्रिय सरकार। ऑप्शन सी, बहुदलीय सरकार। ऑप्शन डी, सीमित सरकार। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीमित सरकार। मतलब
एक सरकार लंबे टाइम तक नहीं बने रहेगी, अगर उसका बहुमत है तो वो काम करती रहेगी। और समय समय पर 5 साल के बाद में निर्वाचन होते रहेंगे संविधान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2019 में आया हुआ था। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ऑप्शन ए, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। ऑप्शन बी, नियंत्रण का अभाव। ऑप्शन सी, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर। ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। हम व्याख्या देख लेंगे थोड़ी। व्यक्ति पर भारी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर भारी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वतंत्र तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। क्वेश्चन नंबर 1, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए, यदि विधियाँ अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन सी, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। अर्थात कानून नहीं है तो हम भी स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जो हम पे हावी हो सकती है, इसलिए नियम कानून होने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ऑप्शन 1, शक्तियों का परिसीमन। ऑप्शन बी, विधि के समक्ष समता। ऑप्शन 3, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। ऑप्शन 4, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 4। मतलब शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता और नागरिकों अधिकार। हमें सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं होना, ये विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 2017 में आया हुआ था। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है यह कि उसमें ऑप्शन ए, विशेषाधिकार का अभाव है। ऑप्शन बी, अवरोधों का अभाव है। ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा का अभाव है। ऑप्शन डी, विचारधारा का अभाव है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष अधिकारों का अभाव है। समानता, हम व्याख्या देखें, समानता मूल्यों को साकार करने का अर्थ विशेषाधिकार के अभाव से लगाया जाता है। प्राकृतिक विषमता दूर करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, परंतु इस आधार पर समाज में जो विशेष विषमताएं निर्मित की जाती है उन्हें दूर करना सभी समाजों का लक्ष्य होना चाहिए। हेराल्ड लास्की के अनुसार समानता में किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष अधिकारों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ऑप्शन ए, मूल अधिकार है। ऑप्शन बी, नैसर्गिक अधिकार है। ऑप्शन सी, संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी, विधिक अधिकार है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक अधिकार है। और यह अधिकार आरपीए 1951 दोबारा शर्तों दोबारा सहित सुनिश्चित किया जाता है, उससे मिले हुए हैं। तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार हमें संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए,
भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। ऑप्शन सी, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऑप्शन डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, ये बार बार कम रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऑप्शन 2, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2। मतलब संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, अर्थात सरकार नागरिकों को परेशान ना करे, वो ही संवैधानिक सरकार है। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर। ऑप्शन बी, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर। ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर। ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। क्वेश्चन नंबर 1 2013 में आया हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है। ऑप्शन 2, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन 3, भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 और 3 सही है। क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग नहीं है, यह योजना आयोग के द्वारा जो योजना कार्यान्वित की जाती है उन योजनाओं का ऑब्जर्वेशन करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1992 में की गई है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2011 में आया हुआ था। भारत की किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को अधिराष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? ऑप्शन 1, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। ऑप्शन 2, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। ऑप्शन 3, यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन सी। इसमें कथन 1 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं, वो मनोनीत नहीं करते हैं। ऑप्शन 2, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन 1, स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ऑप्शन 2, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है,
जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। जो इसमें ऑप्शन 1 है वो गलत है। तो इसमें ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का तथा सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। इसमें कार्यवाहक सरकार नहीं है। इसमें हम व्याख्या देख लेंगे। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उस दौरान व्यय के लिए लेखानुमोदन पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। फिर उसके बाद में लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। चूँकि बजट प्रक्रिया पूरी न होने की स्थिति किसी भी सरकार के समक्ष उपस्थित हो सकती है, अतः लेखानुदानों का प्रयोग स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। अतः कथन 1 गलत है। सॉरी, जो मैंने आपको थोड़ा गलत बताया था, मतलब लेखानुदानों का प्रयोग स्थायी और अस्थायी दोनों सरकार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विकलांग व्यक्तियों पर्सन विथ डिसेबिलिटीज की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध है? ऑप्शन 1, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन 2, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन। ऑप्शन 3, सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। और विकलांग व्यक्ति समान अवसर संरक्षण का अधिकार एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत इनको ये लाभ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन 2, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन 3, भोजन का अधिकार। मानव अधिकारों के व्यापक युद्ध घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन से अधिकार मानव अधिकारों या अधिकार में आता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। और मानव अधिकारों के व्यापक युद्ध घोषणा को UN महासभा द्वारा 1948 में अपनाया गया। इस युद्ध घोषणा में ऐसे साझा मानदंडों को अपनाया गया जिन्हें सभी राष्ट्रों को प्राप्त करना है, मतलब सभी देशों को इनको प्राप्त करना है। जैसे जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों के द्वारा समान संरक्षण का भाव, समान संरक्षण का अधिकार। ऑप्शन शिक्षा, इसमें जो क्रम संख्या 3, शिक्षा, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा सेवा का अधिकार। और क्रम संख्या 4, भोजन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार आदि। तो ये हमें संयुक्त राष्ट्र महासभा दोबारा 1948 में घोषणा की गई थी। हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैंने पॉलिटी का ये पूरे पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। आप इनको देखें, आपकी नॉलेज अवश्य बढ़ेगी। और ये जो क्वेश्चन हैं ये रिपीट होते हैं आने वाली एग्ज़ाम में, इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ें और पढ़ के जाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है ओनली UPSC एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आने वाले टाइम में आपको भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ाऊँगा। मैं सोचता हूँ कि पहले जो मेरा टारगेट है वो ये कि जो मैं UPSC प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दूँ और मैं यूट्यूब पर डाल दूँ। उसके बाद मैं आपको
इंडिया मैप भी पढ़ाऊँगा और वर्ल्ड मैप भी पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।